ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिव्या सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि बॉटनी के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। बॉटनी और जूलॉजी में फर्क क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ। बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का मतलब है पौधों के बारे में पढ़ना, और जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जूलॉजी में हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये सारी चीजें हम प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो हमारा रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, उसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों करवाने हैं, इसलिए थोड़ा सा उससे पहले का पोर्शन क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि उसमें एक साथ करवाया जाएगा। जैसे रिप्रोडक्शन का पहले प्लांट का पार्ट होगा, फिर एनिमल का पार्ट होगा, तो उस चीज के लिए ये पहले करवाना जरूरी है, इसलिए वो आपको पहले करवाया। तो बॉटनी के फादर पूछे जाते हैं आपसे, बताओ बॉटनी के फादर कौन है? बताओ कौन है बॉटनी के फादर? कौन है? थियोफ्रस्टस। ठीक है। जनक जो है वो कौन है? अरे हिंदी में लिखना है। थियोफ्रस्टस। बॉटनी में हम सब कुछ क्या पढ़ेंगे? प्लांट के बारे में। तो क्या क्या टॉपिक पढ़ाए थे लाइफ प्रोसेसेस के अंदर? एक मैंने बताया था आपको न्यूट्रिशन, दूसरा मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन, तीसरा हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ हो जाता है एक्सक्रीशन। इसको हिंदी में बोलते हैं पोषण, इसको बोलते हैं श्वसन, इसको बोलते हैं परिवहन, और इसको कहते हैं उत्सर्जन। ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग हम करेंगे न्यूट्रिशन से। तो प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन का टाइप बताओ मुझे, कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है कि हेटरोट्रॉफिक होता है, ये बताओ। ऑटोट्रॉफिक। जब मैंने पहले न्यूट्रिशन का टॉपिक करवाया था, तो मैंने न्यूट्रिशन के दो टाइप बताए थे। ऑटोट्रॉफिक यानी कि सम पोषण, स्वयं पोषण भी बोल देते हैं, सम पोषण भी बोल देते हैं, और दूसरा होता है विषम पोषण यानी कि हेटरोट्रॉफिक। तो उसमें मैंने आपको सिर्फ हेटरोट्रॉफिक बताया था, ऑटोट्रॉफिक नहीं बताया था। तो प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि समपोषी पोषण। ठीक है ना, समपोषी पोषण, समपोषी पोषण हो जाता है। अब हम बात करेंगे ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, जो प्लांट के अंदर होता है, वो कौन से प्रोसेस से होता है? फोटोसिंथेसिस से होता है। कौन से प्रोसेस से होता है? फोटोसिंथेसिस से होता है। ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। मुझे बताओ प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? द प्रोसेस, हाँ इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ मैं। द प्रोसेस इन विच प्लांट यूजेस रॉ मटेरियल टू synthesize food in their body is called photosynthesis। इसका मतलब क्या है कि जब प्लांट रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चे पदार्थ, कच्चे पदार्थों का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी के अंदर ही
खाने को तैयार करते हैं, भोजन को तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। हिंदी में लिखूं या फिर समझ लोगे? जरूरत तो नहीं है क्योंकि डेफिनेशन आती ही नहीं। हिंदी में तो तब लिखो जब डेफिनेशन आए, डेफिनेशन तो आती ही नहीं है। आएगा क्या? रॉ मटेरियल जो है, कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ से लिया जाता है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख के बताऊंगी। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चे पदार्थ। तो जो रॉ मटेरियल है वो प्लांट कहाँ से लेता है? कच्चे पदार्थ। प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? देखो, जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है ना, वो क्या है आपको एक तो ये पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है, रिएक्शन वो क्या है? देखो, 6CO2 प्लस में 6H2O, और ये सनलाइट की हेल्प से क्या हो जाता है? ये टूट जाता है, मिलाकर क्या बनाते हैं? C6H12O6 प्लस में 6O2, ये हमें देते हैं। तो कच्चे पदार्थों में एक तो ये आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलता है? CO2 कहाँ से मिलता है बताओ? CO2 मिलता है एयर से, हवा में। हम जब सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2। और जब इनहेल करते हैं तो कौन से लेते हैं? ऑक्सीजन। तो CO2 इसे किससे मिलेगा? एयर से, हवा से मिलेगा। दूसरा इसने लिया पानी। पानी के साथ साथ जाते हैं मिनरल्स यानी कि खनिज। ठीक है, ये कैसे लेते हैं? मिट्टी से, सोयल से। तीसरा जो सनलाइट है वो किससे मिलेगा? सनलाइट किससे आती है बताओ? सन से आती है, तो सन से लेगा, है ना। अच्छा, इसको ट्रैक करने के लिए इसके पास क्या होता है? मतलब ये जो चीजें होती है कौन करवाता है? जैसे कि CO2 अगर लेना है अंदर तो कौन काम में आता है? स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा आते हैं। अगर H2 और मिनरल्स लेने हैं तो कौन आते हैं? रूट्स से ये अंदर लिए जाते हैं। और सनलाइट किससे ली जाती है? क्लोरोफिल से ली जाती है। एक बार दोबारा से ये समझा रही हूँ कैसे है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? देखो, बॉटनी पढ़ रहे हैं। बॉटनी के अंदर क्या पढ़ते हैं हम कि प्लांट जो है उसके अंदर क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। प्लांट के अंदर क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि वो लाइट और ये CO2, H2O इनकी हेल्प से कच्चे पदार्थों को इस्तेमाल करके वो अपने खाने को अपने शरीर के अंदर ही तैयार करते हैं, उससे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। रिएक्शन कई बार पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रिएक्शन सही है, तो ये वाली रिएक्शन अगर मिले तो ये सही है। कई बार क्या होता है ना, इधर 6 नहीं देते, इधर 6 नहीं देते, इधर C12H22O11 दे देते हैं, मतलब थोड़ा चेंज करके दे देते हैं। उन 4 ऑप्शन में से एक ढूंढना होता है। तो ये वाली रिएक्शन बिल्कुल सही रिएक्शन है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना स्टोमेटा से लेते हैं। मैं आपको बताऊंगी ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है। ये सिर्फ अभी लिखवाया है कि CO2 एयर से लेंगे बाय विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की हेल्प से एयर से CO2 को अंदर लिया जाता है। H2O मिनरल्स इनको रूट की हेल्प से, सॉइल से क्या करते हैं? अंदर लेते हैं। और सनलाइट में क्या होता है? सूरज की रोशनी आती है और उसको ट्रैप कौन करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? एक हरे कलर का, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। कई बार ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अंदर धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम धातु। कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन। एक तो आयरन धातु होती है, कहाँ पे पाई जाती है? हमारे हीमोग्लोबिन में। हीम यानी कि आयरन। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। ठीक है ना। अब एक बार पीछे चलते हैं तो ये देखो, न्यूट्रिशन में जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है हमारा, उसमें CO2 जो आती है वो रेस्पिरेशन से आती है। ठीक है, CO2 गैस है, हम ऑक्सीजन जो गैस लेते हैं अंदर, तो उसमें क्या होता है? रेस्पिरेशन। तो CO2 गैस आती है, वो रेस्पिरेशन से आती है। जो पानी इधर उधर जाता है ना, पानी ऊपर जाना, वो ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन से होता है। यानी कि ये सारी प्रोसेस प्लांट के अंदर क्या होती है? इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से क्या रहती है? ये कनेक्टेड रहती है। अब कैसे रहती है उसी के बारे में तो पढ़ना है। कैसे रहेगा देखो, सबसे पहले CO2 की बात करते हैं कि CO2 प्लांट के अंदर कैसी रही। तो प्लांट के अंदर CO2 जब जाती है ना तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। जैसे हमारे अंदर रेस्पिरेशन के लिए नोस्ट्रिल्स मौजूद होती हैं, जो हवा है, जो वायु है, हम नोस्ट्रिल से अंदर लेके जाते हैं। ऐसे ही प्लांट के अंदर क्या मौजूद होते हैं? छोटे छोटे स्टोमेटा मौजूद होते हैं। स्टोमेटा कैसे होते हैं? देखो, स्टोमेटा ना ऐसे होल लाइक होते हैं। तो ये मान लो ये पत्ता है ऐसे करके, ये तो पत्ता ऐसे ही होता है। ये वाला हिस्सा पत्ते का चौड़ा होता है, वो वाला क्या होता है?
पतला होता है थोड़ा। पत्तों की अलग अलग शेप होती है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ग्रास, अगर घास है तो वो ऐसी होती है यूं करके, यूं मतलब ऐसे लंबी लंबी घास होती है। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ये वाइडर है, यहाँ पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। कहने का मतलब यही, जो वाइडर पार्ट होता है ना उस तरफ स्टोमेटा मिलते हैं। पत्तों के दो कलर होते हैं, एक जो सूरज की तरफ होगा वो थोड़ा ज्यादा ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन होता है, ठीक है। और जो सूरज के अपोजिट होता है वो क्या होता है, लाइट ग्रीन होता है। तो अपोजिट वाला वहाँ पे स्टोमेटा कम है, ये जो सूरज की तरफ है यहाँ पे स्टोमेटा ज़्यादा है। और प्लस में क्लोरोफिल भी यहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी को उसी ने ट्रैप करना होता है। देखा ना पत्ते के दो साइड, एक साइड से डार्क ग्रीन, एक साइड से लाइट ग्रीन होता है। तो स्टोमेटा कहाँ होते हैं, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसमें स्टोमेटा होते हैं, ठीक है ना, यहाँ इस हिस्से में। अब स्टोमेटा होते कैसे हैं, होल लाइक स्ट्रक्चर है। स्टोमेटा के ऊपर ऐसे गार्ड सेल्स होते हैं यूं करके, यूं करके। ये बीच वाला हिस्सा क्या कहलाता है, स्टोमेटा कहलाता है। और ये जो साइड वाले जो ये सेल बनाए हैं इनको गार्ड सेल कहते हैं। इन गार्ड सेल की आपसे शेप पूछी जाती है, कैसी होती है, ये कैसी शेप है, बीन शेप। कैसी शेप है ये, बीन शेप, राजमा जैसी शेप है ना ये। कई पौधों के अंदर जो गार्ड सेल है उनकी शेप ऐसे होती है, ये वाली शेप, ये इसको बोलते हैं डम्बल शेप, डम्बल शेप। अब ये दोनों होती किसमें किसमें, देखो ये होते हैं डाइकोट्स में, ये होते हैं मोनोकोट्स में, ठीक है। डाइकोट मोनोकोट का मतलब समझते हो, जो बीज दो में टूट जाते हैं उन्हें डाइकोट बोलते हैं। दो में टूटना मतलब बादाम है, बादाम को दो हिस्सों में तोड़ सकते हो, चने को दो हिस्सों में तोड़ सकते हो, मूंगफली को दो हिस्से में तोड़ सकते हो, लेकिन देखो बाजरे को नहीं तोड़ सकते, चावल को नहीं तोड़ सकते, मक्के को नहीं तोड़ सकते। समझ रहे हो दो हिस्से में कैसे, बादाम कैसे दो हिस्से हो जाते हैं अलग अलग। तो वो होते हैं डाइकोट्स, उनके अंदर ये वाली शेप होती है। उनके पत्तों में जो स्टोमेटा होता है उस स्टोमेटा के बाद जो गार्ड सेल है उनके अंदर ये शेप होती है, जो दो हिस्सों में नहीं टूट सकते। जैसे चावल, आप कहोगे चावल तोड़ सकते हैं, ऐसे हम अपनी तरफ से तोड़ रहे हैं ना। बादाम तो देखो अपने आप अलग हो सकते हैं, दो हिस्से ना अलग अलग दो हिस्से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से बोल रहे हैं, चने के दो हिस्से जुड़े हुए होते हैं। तो जो मोनोकोट्स है जिसको हम दो हिस्सों में नहीं तोड़ सकते, जो अपने आप दो हिस्सों में नहीं टूटते, उनके अंदर ये वाली शेप होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मोनोकोट में गार्ड सेल की शेप बताइए, डम्बल शेप। डाइकोट में गार्ड सेल की शेप बताइए, कैसे बताओगे, किडनी शेप या फिर बीन शेप। अभी होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जब प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा होता है तो उस वक्त CO2 को अंदर लेता है, और उस टाइम पे ये गार्ड सेल इसको क्या कर देते हैं, स्टोमेटा को बंद, क्योंकि जो CO2 अंदर गई है उसकी हेल्प से पहले फोटोसिंथेसिस होगी, फिर जो ऑक्सीजन निकलेगी उस ऑक्सीजन को बाहर छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। हम सांस लेते हैं, अंदर कौन सी गैस लेते हैं, CO2। फिर वो पूरा का पूरा प्रोसेस होके, सर्कुलेशन प्रोसेस होके हमारे पास, सॉरी ऑक्सीजन लेते हैं हम, CO2 बोला मैंने। जब हम सांस लेते हैं अंदर तो ऑक्सीजन लेते हैं, फिर पूरी प्रोसेस होकर हमें CO2 मिलती है, और वो CO2 हम इनहेल कर देते हैं बाहर। सेम प्रोसेस इसके अंदर, ये इनहेल करेगा पहले CO2, पूरी प्रोसेस होगी फोटोसिंथेसिस की, ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन को ये क्या छोड़ देगा बाहर। क्लियर है इतना। तो ये होगी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से CO2 चली गई अंदर, अब CO2 तो हमें मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए पानी और मिनरल्स, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे हम। तो ट्रांसपोर्टेशन में ना दो चीजें यूज में आती है। कैसे कैसे यूज में आती है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है परिवहन, परिवहन बोलते हैं इसको। अच्छा इसमें क्या देखो, एक प्लांट है ऐसे, और एक छोटा प्लांट बना लेती हूँ यहाँ पे ऐसे करके। दो प्लांट है, एक बड़ा प्लांट है, एक छोटा प्लांट है। छोटे प्लांट में बड़े प्लांट में क्या फर्क है, देखो जब भी हम पौधे को पानी देते हैं ना तो पत्तों को पानी कभी नहीं दिया जाता, पानी मिट्टी में डाला जाता है, क्योंकि पौधा मिट्टी से ही पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब। अब कैसे करेगा पौधा मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब, यहाँ पे पानी है, ये इसके ऊपर, ये रूट्स के ऊपर ना रूट हेयर है, और ये रूट हेयर क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। पानी को एब्जॉर्ब करके जब प्लांट छोटा होता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये यहाँ पे कोई टेबल है मान लो,
और इस टेबल तक मुझे एक बाल्टी पानी की पहुंचानी है, तो मैं क्या करूंगी, बाल्टी पानी की उठाई और ऐसे नीचे से फोर्स लगा के उसको ऊपर रख दिया। तो नीचे से फोर्स लगा के ऊपर रख दिया, इतना इनफ है। ऊपर से कोई उसको खींचे, ऊपर से रस्सी लगा के, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो उतना जो प्रेशर लगता है रूट प्रेशर, जो नीचे से प्रेशर लगता है उसको रूट प्रेशर कहते हैं। छोटे प्लांट के अंदर पौधों को पानी देने के लिए या पानी पहुंचाने के लिए ओनली रूट प्रेशर, जिसे हम मूल दाब कहते हैं, इसकी ही जरूरत होती है। ठीक है, मूल दाब की जरूरत होती है नीचे से पानी ऊपर पहुंचाने के लिए। नीचे से प्रेशर लगता है, मूल दाब रूट प्रेशर, जिससे पानी छोटे छोटे पौधों में आराम से ऊपर तक पहुंच जाता है। और पौधों में जो पानी का ट्रांसपोर्टेशन है वो कराता है जाइलम। इसको जाइलम बोलते हैं, जाइलम। जैसे जाइलम जैसे जल, तो जल की ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है, जाइलम। जाइलम हमेशा जल की ट्रांसपोर्टेशन नीचे से ऊपर करवाएगा, कभी भी वापस पानी नीचे नहीं आता। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि पौधे में पानी का संवहन यानी कि पानी का परिवहन कौन करवाता है, जाइलम। जाइलम में जो पौधे में जो पानी जाता है वो कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी दिशा में जाता है, हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा। सिंगल डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं इसको। एक ही डायरेक्शन होती है इसकी, एक दिशा ही होती है। ठीक है ना। अब ये पानी जब इसमें ऊपर पहुंचाना है तो छोटा पौधा है तो नीचे से प्रेशर लग जाएगा, जिसको हम रूट प्रेशर बोल रहे हैं, और पानी पहुंच जाएगा। जब पौधा हो जाता है बड़ा तो सिर्फ रूट प्रेशर से काम नहीं चल पाता। ठीक है, सिर्फ रूट प्रेशर से काम नहीं चल पाता, इसलिए क्या किया जाता है, मान लो एक पूरी बड़ी लंबी दीवार है और नीचे से कोई पानी की बाल्टी ऊपर पहुंचानी है, तो हम नीचे से कितना भी प्रेशर लगा ले, हम उस दीवार तक तो नहीं पहुंच सकते, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, कोई छत पे जाएगा, छत से नीचे रस्सी डालेगा, उस रस्सी से हम बाल्टी को बांध देंगे और वो फिर ऊपर खींचेगा उसको, वो बाल्टी ऊपर चली जाएगी। कुएं में से पानी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। कुएं में अंदर खड़ा होकर कोई कितना भी जोर लगा ले, कुएं से बाहर तो नहीं लेके आ सकता पानी, तो कैसे निकालते हैं कुएं से पानी, बाल्टी को रस्सी बांध के नीचे फेंक देते हैं, पानी भर लेते हैं और ऊपर खींच लेते हैं उसको, है ना। इस वाले प्रेशर को, इस वाला जो ये पुल है, खिंचाव है, इस खिंचाव को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन पुल। क्या बोलते हैं इस खिंचाव को, ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। ये जो ट्रांसपिरेशन पुल है ये क्यों लगता है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन होता है इसके अंदर होने वाला एक्सक्रीशन। पौधों में मैंने आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया, न्यूट्रिशन के अंदर जिन जिन चीजों की जरूरत है वो बाकियों से लिंक है। जैसे कि CO2 उसको रेस्पिरेशन से मिलेगी, पानी उसको एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन से मिलता है। तो ट्रांसपोर्टेशन तो मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे होता है, लेकिन एक्सक्रीशन का क्या मतलब है। एक्सक्रीशन का मतलब ये है कि अगर हम किसी के घर जाएं और हमें प्यास लगी है, हम पानी पी रहे हैं, एक गिलास पानी उसने हमें ला के दिया, हमने आराम से पी लिया, फिर उसने एक गिलास पानी और ला के दे दिया, चलो हमें प्यास लगी तो हमने एक गिलास और पी लिया, फिर उसने एक गिलास पानी और ला के दे दिया, तो हम क्या कहेंगे, अब हमें प्यास नहीं है, ले जाओ वापस, है ना। पर पौधों में आप पानी डालते रहते हो, नल खुला छोड़ देते हो, पानी डालते रहते हो, पानी डालते रहते हो, तो पौधे तो बेचारे बोल भी नहीं पाते कि अब हमें पानी की जरूरत नहीं है। एक्सक्रीशन के लिए एक्स्ट्रा पानी हमने पी लिया तो हम क्या करते हैं, यूरिन पास आउट करते हैं। एक्सक्रीशन, यूरिन पास आउट करते हैं। पौधे क्या करेंगे, यूरिन पास आउट करेंगे, नहीं। पौधों में क्या होता है, पत्ते होते हैं ना, पत्तों के ऊपर पानी आ जाता है, क्योंकि वो पानी ऊपर खींचता है, एक्स्ट्रा पानी को वो ऊपर खींचता है और वो पत्तों के ऊपर पानी आ जाता है, और फिर सूरज की रोशनी से वो पानी क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब, जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। तो पौधा उसकी हेल्प से जो एक्स्ट्रा पानी है उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो जो ऊपर से जो पुल लग रहा है ना, जो सूरज की रोशनी से जो पुल लग रहा है उसको हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं, जिसकी हेल्प से लंबे लंबे पौधों में पानी ऊपर तक पहुंच पाता है। इतना क्लियर है। CO2 आ चुकी है रेस्पिरेशन से, पानी आ चुका है ट्रांसपोर्टेशन से, पानी के अंदर ही मिले हुए खनिज होते हैं, मिले हुए मिनरल्स होते हैं, वो भी आ चुके हैं हमारे पास। और सूरज की जो रोशनी है, वो सनलाइट जो है वो क्लोरोफिल ने क्या कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद में जो हमारा प्रोसेस है वो हो जाता है, हाँ ये प्रोसेस हमारा हो गया। ये जो है हमें मिलता है ग्लूकोज, क्या मिलता है, ये हमें ग्लूकोज मिलता है, प्लस में ये ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन से क्या क्वेश्चन आता है, इस ऑक्सीजन से ये क्वेश्चन आता है कि ये जो ऑक्सीजन हमें मिली है ये किसके टूटने से मिले। देखो इसके अंदर भी ऑक्सीजन है और इसके अंदर भी ऑक्सीजन है, पानी में भी ऑक्सीजन है और CO2 में भी ऑक्सीजन है। तो ये पूछा जाता है कि जो ये ऑक्सीजन हमें मिली है वो किससे मिली है, वो इस कार्बन से मिली है या फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड से मिली है या फिर इस पानी से मिली है। तो बताओ किससे मिली है,
पानी के टूटने से। ये क्वेश्चन आते हैं, ये ऑक्सीजन हमें वाटर यानी जल के मॉलिक्यूल के टूटने से मिली है। ठीक है, इनके टूटने से हमें मिलती है। क्लियर है इतना? तो ये ऑक्सीजन हमें वाटर के मॉलिक्यूल के टूटने से मिली है। ठीक है ना। क्वेश्चन आता है, जो ऑक्सीजन हमें फोटोसिंथेसिस के दौरान मिलती है, वो ऑक्सीजन हमें किसके टूटने से मिलती है? वो ऑक्सीजन हमें मिलती है पानी के मॉलिक्यूल के टूटने से। अब ये जो ग्लूकोज है ना, जितना पौधे को जरूरत है एनर्जी की, जितनी ग्लूकोज की, उतना पौधा एब्जॉर्ब करता है। अब जब एक्स्ट्रा बन जाता है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर देगा, और स्टार्च में कन्वर्ट करके ये उसको स्टोर कर देता है। किसके अंदर स्टोर करता है बताओ? ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम था? भोजन को स्टोर करना। तो इस स्टार्च को वो स्टोर कर देता है। अब ये जो ग्लूकोज बनी है ना, ये फूड ही तो है भोजन का। फूड को ये बाकी भागों तक तो पहुंचाएगा ना, उनको भी खाने की जरूरत है। तो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे क्या कहते हैं? फूड का ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है बताओ? फूड ट्रांसफर कौन करवाता है? फूड ट्रांसफर फ्लोएम। कौन करवाता है? फ्लोएम करवाता है। कौन करवाता है? फ्लोएम। फ से फ्लोएम, फ से फूड। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाएगा? फ्लोएम। और ज से जल, ज से जाइलम। जल का ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाएगा? हाँ, जाइलम प्लस में फ्लोएम मिलकर क्या कहलाते हैं? वैस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम मिलकर क्या कहलाते हैं? वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं। ये बात आपने ध्यान रखना। अब मैं एक बार दोबारा स्टार्टिंग से रिपीट कर रही हूँ। बॉटनी में हमने पढ़ना है प्लांट के बारे में। तो बॉटनी के जो फादर हैं वो है थियोफ्रास्टस। ठीक है ना, स्टार्टिंग से बता रही हूँ। बॉटनी के फादर है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम। उस किताब के अंदर इन्होंने 500 से ज्यादा पौधों का साइंटिफिक नाम दिया था, इसलिए इनको फादर ऑफ द बॉटनी बनाया गया था। बॉटनी के अंदर हमने प्लांट के अंदर होने वाले सारे काम पढ़ने, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। जो न्यूट्रिशन है वो होता है इसके अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर जो प्रोसेस रहती है वो रहती है फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके प्लांट अपना जो खाना है वो खुद बनाता है। फोटोसिंथेसिस में कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? कच्चे पदार्थ। तो CO2 वो एयर से लेता है, H2O मिनरल सॉइल से लेता है, और सनलाइट लेता है सूरज से, सन से। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। ये दोनों मिलकर आपस में सनलाइट की हेल्प से हमें C6H12O6 देता है, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। और ये वापस कैसे पहुंचाया जाता है? फ्लोएम से। एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाता है ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। और जो ऑक्सीजन है ये हमें मिलती है पानी के मॉलिक्यूल के टूटने से। जो क्लोरोफिल है उसके अंदर मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। उसके बाद हम ये बता ही चुकी हूँ मैं आपको, फूड ट्रांसफर फ्लोएम करवाता है, जाइलम और फ्लोएम को मिलकर वैस्कुलर बंडल कहा जाता है। रेस्पिरेशन है जो पौधे के अंदर, वो कैसी होती है? CO2 जो है कैसे अंदर जाती है? स्टोमेटा की हेल्प से। स्टोमेटा को बाहर गार्ड करने के लिए क्या होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं। और गार्ड सेल की जो शेप है वो बीन शेप होती है किसके अंदर? डाइकोट्स के अंदर। और डंबल शेप होती है किसके अंदर? मोनोकोट्स के अंदर। और ये जो लीफ है इसके जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें स्टोमेटा सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन की। तो जाइलम जो है वो जल को ट्रांसफर करेगा और फ्लोएम जो है वो फूड को करेगा। और जो जाइलम है वो जल को कैसे करेगा? अगर छोटा प्लांट है तो नीचे से प्रेशर लगेगा जिसे हम बोलते हैं रूट प्रेशर। इसकी हेल्प से छोटे प्लांट के अंदर आराम से जो है पानी चला जाएगा। लेकिन जब बड़े प्लांट होते हैं तो उसमें ट्रांसपिरेशन पुल लगता है जो एक्सक्रीशन करवाता है। एक्सक्रीशन में सिर्फ पानी ही बाहर नहीं आता, एक्सक्रीशन के अंदर कुछ जैसे जम्स, रेजिन्स, छाल के ऊपर कुछ चीजें लगी होती है ना, गोंद वगैरह, वो भी उसका वेस्ट मटेरियल होता है जो बाहर आता है। ठीक है ना। प्लांट के लिए ऑक्सीजन भी एक वेस्ट मटेरियल है जो बाहर आती है। ऐसे प्लांट का नाम बताइए जो रात के टाइम पर भी ऑक्सीजन देती है।
नॉर्मली ना हमें ये कहा जाता है कि प्लांट के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की एब्सेंस के कारण रात के टाइम पर फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से प्लांट रात में CO2 ही छोड़ते हैं। तो प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे CO2 होता है। तो CO2 की हेल्प से हम क्या हो जाएंगे, थोड़े अनकॉन्शियस हो सकते हैं, क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन चाहिए ना। तो ऐसा प्लांट जो रात के टाइम पे ऑक्सीजन देता है वो कौन सा है? पीपल है, ठीक है ना। इसीलिए पीपल की लोग पूजा करते हैं और उसको काटने से डरते हैं, ठीक है ना। लोग पीपल को काटने नहीं देते। वैसे मानना उनका ये है कि उसमें विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास है, और साइंटिफिक रीजन उसका ये है कि वो रात में भी ऑक्सीजन देता है। तो अगर पीपल कट जाएंगे तो रात के टाइम पर जो फ्रेश एयर हमें मिलती है वो नहीं मिल पाती। इसलिए हर गली में, हर मोहल्ले में इस टाइप का एक पीपल आपको मिल जाएगा, जिसकी लोग पूजा वगैरह करते हैं। तो ये रीज़न रहता है। तो बॉटनी में हमने इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े से प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं। बाय।